गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज गोइंग टू बी योर लेक्चर ऑन पार्लियामेंट। ठीक है। मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप रनिंग नोट्स अपने ले लें। रनिंग नोट्स ले लें। ठीक है। ये पर्टिकुलर नोट्स में आपके पीवाईक्यूज, आपके टेस्ट सीरीज, ठीक है, यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, सब कवर हो जाएगा। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है। इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। दैट इज द सेम थिंग कि हम लोग एज ए सिटीजन एमएलए चूज करते हैं, एमएलए फिर आगे प्रेसिडेंट चूज करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। सो सिटीजन्स खुद इन्वॉल्व नहीं है डिसीजन मेकिंग में, बट उनके रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व है। सो रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स क्या है? प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल। दिस इज योर टेस्ट सीरीज का और आपका क्या नाम की है डायरेक्ट क्वेश्चन होता है पीसीएस। ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो टाइप होते हैं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी एज वी सी मिस्टर ट्रम्प इन यूएसए, उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जस्ट अपोजिट है। जैसे हम ब्रिटेन में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? इधर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल के आपका लेजिस्लेटिव के रिस्पॉन्सिबल है, सो दैट के चेक्स एंड बैलेंस की हमारी थ्योरी लग सके। ठीक है। सो what does it mean कि executive is responsible to people and your legislatives control executives on behalf of the people, again checks and balance। ठीक है। अच्छा, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों चूज की गई थी? कैन बी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आप लोग ये एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारा मॉडल कौन सा आता है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल आता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल के करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे दो हाउसेस, दैट इज बाइकैमरलिज्म एंड योर कैबिनेट विच इज न्यूक्लियस ऑफ पावर। तो जब बाइकैमरलिज्म की बात होती है तो नेशनल लेवल पे, सॉरी यूनियन लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे हमको देखने को मिलता है। स्टेट लेवल पे 6 से 7 स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। यूनियन पे हमारे पास है लोकसभा एंड राज्यसभा। सी, राज्यसभा इज नॉट सेकेंडरी हाउस, इट इज द सेकेंड हाउस, ये याद रखना है। सेकेंड और सेकेंडरी, खैर ये टेस्ट सीरीज में चेक करते हैं, बाकी तो नहीं। तो जो लोअर हाउस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल। वाई हाउस ऑफ पीपल? क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे होते हैं। सेकेंड राज्यसभा इज आवर अपर हाउस या सेकेंड हाउस। ठीक है। नेक्स्ट कम हमारा आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। He is not member of any house but integral part of the parliament. This is the power of chair of president। ठीक है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, ये डाटा नहीं देखना है। हाँ, तो हमारी जो राज्यसभा है दैट इज अवर परमानेंट हाउस। लोकसभा है, उसकी टर्म होती है 5 साल। दिस इज फर्स्ट केस। ठीक है। 5 साल हो गई और ये ऑटोमेटिकली डिसोल्यूट हो जाती है 5 साल के बाद। 5 साल से कम का केस कब बनता है? जब कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन दे आए, तो डिसोल्यूशन बाय फेलियर। 5 साल से ज्यादा का केस कब बनता है? कब? इमरजेंसी हो। ठीक है। और इमरजेंसी में भी क्या होता है मान लो कि आज इमरजेंसी खत्म हो गई, तो आज से 6 महीने बाद तक अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन 6 महीने ये भी किस लिए दिए है? ताकि इलेक्शंस वगैरह एक्सेट्रा करवाए जा सके। ठीक है। ये भी चीजें भी हम लोग प्रेसिडेंट ऑफिसर वगैरह की आगे डिटेल में। तो राज्यसभा की बात करें तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये दो चीज जो है, सॉरी ये तीनों चीज है, हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी देखी थी ये कीवर्ड्स। तो आपने पहले वाले अगर वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 238 प्लस में 12।
ये 12 वाला में क्यों लिखा है? बिकॉज ये आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, नॉमिनेशन से याद आया कि ये फिर प्रेसिडेंशियल कॉलेजियम का पार्ट नहीं रहते। ठीक है, काइंडली कमेंट करो वाइस प्रेसिडेंट का कॉलेजियम क्या है, ऑलरेडी बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में। तो ये जो नॉमिनेट किए जाते हैं ये कौन से फील्ड से किए जाते हैं? दिस इज योर वन क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। स्पोर्ट्स कोई बोल दे तो स्पोर्ट्स में नहीं है। स्पोर्ट्स कब बोला गया था? जब सचिन तेंदुलकर साहब आए थे, तब एक बार बोला गया। ठीक है, इंडेफिनिट टर्म तक ये लोग होते हैं। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट हाउस, राज्यसभा। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका टेन्योर होता है 6 साल प्लस में 1/3 of them are compulsorily retiring every second year। ये एज इट इज याद रखो, पेपर में स्टेटमेंट आती है। अब ये यूएसए का हमें नहीं देखना है, सीधा सा है। हरियाणा वाले देख लो कि राज्यसभा में सीट्स कितनी है, 5 सीट। ठीक है, ये भी अभी नहीं देखना, ये भी मत देखो अभी। हम्म, सी, राज्यसभा इज नॉट सेकेंडरी हाउस। ठीक है, इट इज द सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। Therefore, it cannot be abolished ever, ever, and ever. Okay. Administrative function is done by Secretary General of Rajya Sabha। ठीक है, नहीं पूछते। हाँ, now your next question is motion in Rajya Sabha। ऐसे motions जो सिर्फ राज्यसभा में होते हैं, तो आर्टिकल 312 दैट इज ऑल इंडिया सर्विस बनाना। आर्टिकल 249 जिसमें दो स्टेट्स जाते हैं पार्लियामेंट के पास लॉ बनवाने के लिए। ठीक है, और ऐसे लोग आर्टिकल 249 के अंडर जो लोग पार्लियामेंट बनाता है फॉर स्पेसिफिक स्टेट, वो उसी स्टेट के लिए होते हैं। प्लस में वो लॉज को सिर्फ पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकता है, स्टेट्स रिमूव नहीं कर सकते। और तीसरा हमारा आता है वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन का रिमूव। तो हमने पहले देख चुके हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा के। ठीक है, तो ये तीन ऐसे मोशन है जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही होते हैं। नेक्स्ट कम, जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको कि ये बता देता हूँ। ठीक है, देखो, राज्यसभा के चेयरमैन है, इनकी एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन होंगे। इनकी भी एब्सेंस में एक पैनल बनाया जाता है, ये पैनल खुद आपके नॉमिनेट करते हैं इसमें मेंबर्स को, चेयरमैन। ठीक है, अब मजे की बात ये है कि एक्सेप्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑल द ऑल अदर्स यानी कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, ठीक है, मेंबर्स होते हैं हाउस के। ये एक चीज याद रखना, स्टेट पीसीएस में नहीं पूछेंगे इतना डेप्थ में, बट अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो याद रखना। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर अगेन इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इसकी एब्सेंस में होते हैं डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। ठीक है, ही इज एन इलेक्टेड मेंबर। इनकी एब्सेंस में कौन होता है? पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं। दीज आर अगेन नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। सेम केस है हमारा इसमें राज्यसभा में। ठीक है, अब बात आती है स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होता है, ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होता है। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग अलग चीज है। पहली चीज, ठीक है। सेकंड, जब लोकसभा अपने डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद भी, ठीक है, ये कंटिन्यू रहता है, ऑफिस ऑफ स्पीकर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट लोकसभा द ओल्ड ऑफिस ऑफ द स्पीकर विल डिसॉल्व एंड प्रेसिडेंट चूज स्पीकर प्रोटम। ठीक है, एवरी 5th year and he she conducts election to the new speaker and continues। now see, डिसॉल्व हो गई यहाँ पे लोकसभा, लोकसभा डिसॉल्व, स्पीकर अभी बैठ रहे हैं। ठीक है, अब जब नई पार्टी, नया पीएम, नए इलेक्शन, सब कुछ हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट डे पे, नेक्स्ट लोकसभा के फर्स्ट डे पे पुराने वाले स्पीकर जाएंगे। ठीक है, नए वाले स्पीकर को प्रेसिडेंट बोलेंगे और फिर ये आगे आपका क्या नाम के है, नए स्पीकर का आपका वो करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। तो ये जो इलेक्शन करवाने के लिए प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे डाले हैं, ये एक टेम्परेरी पोस्ट है, इसको बोलते हैं स्पीकर प्रोटेम।
स्टेट पीसीएस में मैक्स ये बोल देंगे कि स्पीकर प्रोटम इज ए टेम्परेरी पोस्ट और परमानेंट पोस्ट, तो टेम्परेरी पोस्ट है, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर अब हमारा आर्टिकल 93 में दिया गया है, ठीक है, एज सून एज मे बी, इनकी बात हो रही है, जो कि हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये काम स्पीकर के हाथ में है, अभी तक कोई किया नहीं गया है। फिर हमारी बात आती है स्पीकर की पावर्स की, ठीक है। स्पीकर्स की पावर में तो ये आरओपीसीओ भी संभालते हैं, फोरम डिसाइड करते हैं दैट शुड नॉट बी लेस देन 10% ऑफ हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट कमेटी में रोल होता है। पेपर में आती है ये लाइन, फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट एंड पार्टिकुलर एक्शन इज डिफेक्शन और नॉट। ये आपसे पेपर में पूछेंगे। क्या ये मेंबर्स को, हाउस के मेंबर्स को सस्पेंड कर सकते हैं? यस, कई बार हमने देखा है वीडियोस में भी। ये बोलते हैं कि डिफेक्शन आपका क्या है क्या नहीं। तो कुल मिला के आपकी ये दो लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगी इस साल भी, अगर स्पीकर पे क्वेश्चन आता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका आता है कास्टिंग वोट का। अगर कहीं पे टाई हो जाता है, किसी मान लो कोई बिल है, बिल पे मान लो 50 वोट्स यस में आ गई, 50 वोट्स नो में आ गई, ठीक है। फिर कास्टिंग वोट या टाई ब्रेकर का काम करेंगे, यस या नो का अपना जवाब देंगे स्पीकर साहब, ठीक है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट इक्वल टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। लिसन, ये यूपीएससी मटेरियल है, तो एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। सी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की कोई मनी बिल में कोई से नहीं होती, ठीक है। स्पीकर ऑफ राज्यसभा डिसाइड करता है मनी बिल है या नहीं है। सिर्फ आप स्टेट पीसीएस के लिए इतना याद रखो, इवन आजकल तो यूपीएससी के फ्री में भी नहीं पूछ रहे हैं, तो ये पूरा मेंस का मटेरियल है एक्चुअली। देन अगेन आपका ये शॉर्ट नोट्स हैं, जितना मैंने अभी ऊपर बोला है इसमें ये मैंने नहीं बोला एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की बात करें, आर्टिकल 249, जिसमें दो स्टेट जाते हैं पार्लियामेंट के पास पर्टिकुलर लॉज बनवाने के लिए, एंड दैट लॉ, पर्टिकुलर लॉ कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 312 इज आल्सो स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा दैट इज ऑलरेडी इंडिया सर्विसेज। देन कम्स व्हेन अप्रूव, व्हेन Lok Sabha is dissolved, राज्यसभा अप्रूव्स योर इमरजेंसी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में, कोलेजियम सिस्टम में आते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में देखने को मिलती है, अमेंडिंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, इमरजेंसी अप्रूवल में देखने को मिलती है, प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल में देखने को मिलती है, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट में भी देखने को मिलती है। अब एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, जहाँ पे राज्यसभा का कोई से नहीं है, तो हमारे मनी बिल में, फाइनेंशियल बिल में, दैट इज आवर आर्टिकल 110 एंड 110 सब क्लोज वन, ठीक है। ओनली स्पीकर, ओनली चेयर ऑफ स्पीकर इन लोकसभा डिसाइड्स वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। राज्यसभा हमारा जो वोट ऑफ ग्रांट्स होती है बजट में, ठीक है, उस पर सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, उस पर वोट भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज द सेम। अगर राज्यसभा में मनी बिल को 14 दिन तक छोड़ दिया जाए और राज्यसभा वाले कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ये सेल्फ पास्ड भी माना जाता है। दिस इज द पावर ऑफ लोकसभा विद रिस्पेक्ट टू योर मनी मैटर्स, ठीक है। फिर इमरजेंसी की जब बात आती है, तो रिजोल्यूशन ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाय द लोकसभा, ठीक है। अगेन सरकार गिरानी है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकता है। अब हमारा छोटा सा टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या होता है? हिंदी में तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता है, मतलब आई हैव अ सेंस व्हाट इज अ प्रिविलेज। ठीक, सी, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 105 में आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया गया है फॉर यूनियन, एंड प्रिविलेजेस फॉर स्टेट्स गिवन है आर्टिकल 194 में। एक्सटेंड्स टू बोथ यूनियन मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल्स, यानी कि एडवोकेट जनरल और आपके जो स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर होते हैं उनको भी स्टेट लेवल पे, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए ये प्रिविलेजेस नहीं होती। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये बोला था कि पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द हाउस एक्सेप्ट सीक्रेट सिटिंग, ठीक है। फिर हमारा ये पॉइंट आता है, कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स।
ये आपका पेपर में आता है। ये किसको फुलफिल करता है? ये डीपीएसपी आर्टिकल 50 को फुलफिल करता है। दैट इज सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इसमें ना एक गेम हुआ था, वो कभी बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो ये बताता है गजट के बारे में, राइट? बस इतना याद रख लो, गजट वर्ड याद रख लो। दूसरा, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस में जहां से क्वेश्चन आपका बनता है यूपीएससी में भी, कि मेंबर्स, मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में है तो मेंबर्स अरेस्ट नहीं किए जा सकते। मेंबर्स बोल सकते हैं कि भाई हम कोई एविडेंस फिलहाल नहीं देंगे। ठीक है। इवन कोर्ट में एज ए विटनेस जाने से भी मना कर सकते हैं। ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो इट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग इन लेक्चर वन कि कहीं ये लिखा हो कि पार्लियामेंट इस चीज पे लॉ बना सकती है, नहीं बना सकती, तो हाँ बना सकती है। स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज इट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन। लेजिस्लेटिव पावर जो है डिवाइडेड एज पर सेवंथ शेड्यूल, हम लोग शेड्यूल में ये बातें कर चुके हैं। ठीक है। अब इसमें पूरा आपका ये मैटर है कि बिल्स वगैरह एक्सेट्रा पास कैसे होते हैं। तो ये आपका इतना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। सी, यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये डिफरेंस, और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए बिल्स में। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल हर वो बिल जो मनी बिल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, यानी कि आर्टिकल 368 एंड फाइनेंशियल बिल नहीं। ठीक है। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल आपका डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में। इट डील्स विद एनी बिल जो डील करता है इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड अल्टरेशन ऑफ टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। ठीक है। एंड डील्स विद कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया प्लस अप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर ए बिल टू बी मनी बिल। ये आपसे पेपर में तो डायरेक्ट अभी तक नहीं पूछा गया है, टेस्ट सीरीज में पूछ लेते हैं। ठीक है। डिसाइड कौन करता है? बिल पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर साहब। ठीक है। तो यहाँ देखने की चीज है कि मनी बिल, सॉरी, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। सी, मनी बिल में ना हम लोग पैसे दे ही रहे होते हैं वापिस आने का कोई रास्ता नहीं। फाइनेंशियल बिल में क्या होता है? हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मनी है प्लस में इन्वेस्टमेंट। ये आज नहीं तो कल यहाँ से पैसा आएगा या इस रूप में आएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में। ठीक है। सेकंड, ये डिफरेंस सिर्फ हमारे समझने के लिए है भाई। कल कोई ये क्लेम मत करना कि गलत बता दिया मैंने। हमारे समझने के लिए है। एट द एंड ऑफ द डे स्पीकर डिसाइड करता है कि मनी बिल क्या है या फाइनेंस बिल क्या है। दिस इज द रीजन कभी यूपीएससी ने भी, ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा। तो क्वेश्चन पूछते कौन है? टेस्ट सीरीज वाले पूछते हैं। तो इनके क्वेश्चन की कोई खास वैल्यू नहीं है क्योंकि यूपीएससी नहीं पूछेगा इस पे। अब हमारी आती है स्पेशल टेबल। ये टेबल देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो यहाँ मैंने बिल्स लिखे हुए हैं: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है। फाइनेंस बिल। प्रायर रिकमेंडेशन जरूरत होती है या नहीं होती है? इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, इंट्रोडक्शन इन राज्यसभा ओरिजिनेट हो सकता है, नहीं हो सकता है? राज्यसभा मैंडेटरी है या नहीं है? डेडलॉक लग सकता है, नहीं लग सकता? जॉइंट सेशन हो सकता है, नहीं हो सकता? प्रेसिडेंट वीटो लग सकता है, नहीं लग सकता? अब मेरी बात सुनो। ऑर्डिनरी बिल को तो तुम भूल जाओ यहाँ पे। मनी बिल को देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को देखो। तो मनी बिल में हमारे प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं है। ठीक है। उसके अलावा मनी बिल हमारा राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा हो, लोकसभा हो, कहीं भी ओरिजिनेट हो सकता है। ठीक है। अगेन मनी बिल में राज्यसभा की कोई सेइंग नहीं है। यहाँ डेडलॉक भी नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा की सेइंग ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में दोनों केस पॉसिबल।
अगेन ये आपका पेपर का स्टेटमेंट या क्वेश्चन है सीधा सीधा कि जॉइंट सेशन ना तो मनी बिल में दिया जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में दिया जाएगा, ठीक है, बिकॉज दीज डिसीजंस आर सो इम्पोर्टेंट एंड बिग, ठीक है, कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जॉइंट सेटिंग में होता क्या है यार, जॉइंट सेटिंग में सीधा होता है भाई मिल बैठ के बातचीत करके एक मिडिल पॉइंट पे आता है। लेकिन मनी बिल यानी कि सिटीजन्स डायरेक्टली और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगेन नेशन डायरेक्टली, दीज आर सो बिग कंसेप्ट, सिटीजन एंड नेशन, ठीक है, एज पर डेमोक्रेसी, कि भाई यहाँ पे इन्होंने जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 दी ही नहीं है आपको, ठीक है। देन प्रेसिडेंट कैन और कैन नॉट वीटो योर मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगेन प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो सीएबी एंड योर मनी बिल। सो दिस इज द थिंग, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब जो एक चीज मैंने बोली थी आपको, ये मेजोरिटी के बारे में समझा देता हूँ। मान के चलो कि 1000 स्टूडेंट है किसी उसमें क्लासरूम में, ठीक है, तो दैट इज टोटल मेंबरशिप। 7 लोग हैं, 700 सॉरी 1000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, दैट इज टोटल मेंबरशिप की कैपेसिटी। 700 का एडमिशन हुआ है, दैट इज इफेक्टिव मेंबरशिप, ठीक है। इसमें से 400 आते हैं, सॉरी 400 नहीं आते तो एब्सेंट, 300 आते हैं तो प्रेजेंट, इट मीन्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और 700 का एडमिशन हुआ है, 300 सीट वैकेंट है, तो ये वैकेंट सीट है। अगर ये एक बार नहीं समझ में आया है तो खुद से सिनेरियो सोचो, सोचने के बाद इस वाली चीज को पढ़ो और इसका मूव करो। तो जब हम कहते हैं 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है, +1, दैट इज अवर एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब हम यहाँ पे जितने लोकसभा या राज्यसभा मेंबर हैं उनकी बात नहीं करते हैं, हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। जब इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करते हैं तब हम एडमिशन की बात करते हैं, यानी कि कितने हमारे पास एमपीज एमएलए हैं, उनका 50% प्लस में वन, ठीक है। जब हम 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करते हैं प्लस में वन, दैट इज अवर सिंपल मेजोरिटी। ये तीन चीज समझनी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी से, या फिर आपको अगर रेटिफिकेशन या अमेंडमेंट से हो सकती है नहीं हो सकती, मेजोरिटी पे आना है, तो आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि जो भी कंटेक्स्ट है बिल का वो कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कि फेडरल है या नॉन फेडरल। अगर आप ये समझ जाओगे तो ये चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे कौन से टाइप की मेजोरिटी है। इसके अलावा स्पेशल मेजोरिटी है जो 4 टाइप की है, अंडर आर्टिकल 249, 368, अंडर आर्टिकल 60। नाउ लिसन, इतना डेप्थ में आपसे जाएगा नहीं, आपको क्या करना है ये समझ लेनी है और ये रख लेनी है, ठीक है। पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, 368 पूछ लेगा, ठीक है, ये रेटिफिकेशन पूछ लेगा, ये रेटिफाई हो सकता है नहीं हो सकता है, ये आर्टिकल 249 में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। 368 में दो केस बनते हैं, जहाँ एक तो रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होती, एक जहाँ पे रेटिफिकेशन चाहिए होती है, दैट इज ऑल्सो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। 61 में अगेन प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट की बात होती है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। किसी के पढ़ाने से इतना जल्दी समझ में आएगा नहीं, आपको पेन पेपर लेके लिटरली ये खुद से करना चाहिए। एक बार सोल्व कर लो, एक बार समझ लो, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मतलब ये पर्टिकुलर चीज की वजह से। प्राइवेट मेंबर आपका पूछता नहीं है, इट इज द सेम कंसेप्ट, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एमएलए हैं लोकसभा में, ठीक है। अरे, ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इतना, ये वाला, ठीक है। इनको दे दी एग्जीक्यूटिव पावर, किसने, प्रेसिडेंट ने, किसके कहने पे, पीएम के कहने पे। रेस्ट हमारे बच्चे प्राइवेट।
सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। इतना याद रख लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा। मिनिस्टर कौन होता है? जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर ने दिला दी है, किससे? प्रेसिडेंट से। ठीक है। 7 दिन के नोटिस और कंसर्न डिपार्टमेंट। मत करो इतना, चलो छोड़ो इसे। अब है बिल पैसेज की। ठीक है। नोट्स पे मत जाओ, सिंपल ये चीज याद रखो। दूसरा क्या नाम के है, मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ क्रोनोलॉजी यहाँ याद रखो स्टेट पीसीएस के लिए। इवन यूपीएससी के प्री में भी इतना डेप्थ में नहीं जाता ये सब जो चीजें। ठीक है। इसमें से जो जरूरी है मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि ऑर्डिनरी बिल जो है, ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन के बिल के जो स्टेप्स हैं, कैसे कैसे बिल से एक्ट बनता है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था तो बन सकता है दोबारा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है। फिर डिबेट डिस्कशन होता है। उसके बाद पैसेज होता है। ठीक है। एक बार पास कर दिया, उसके बाद वो बन जाता है, सॉरी, उसके बाद असेंट दी जाती है। आखिरी स्टेप है असेंट। असेंट के बाद वो बन गया आपका एक्ट। एक्ट के बाद वो होगा गजट के पास। सिंपल। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है, वो लोग पूछ लेते हैं कई बार। नाउ कम टू योर डेडलॉक सिचुएशन। सी, अब देखो, मान लो लोकसभा में कोई बिल पास हुआ, वो गया राज्यसभा, और राज्यसभा अगर उस बिल को पास कर देती है, ठीक है, तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए। असेंट के लिए जाएगा, असेंट देती तो बिल का बन जाएगा एक्ट, गैजेट में पास हो जाएगा। विदहोल्ड कर सकता है प्रेसिडेंट आर्टिकल 111 के अंदर। ठीक है। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब चीज है कि डेडलॉक की कंडीशन क्या बनती है और ये डेडलॉक ब्रेक कैसे? ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है। अगर राज्यसभा रिजेक्ट कर दे बिल को, ठीक है, पास विद एन अमेंडमेंट, या फिर कोई एक्शन ना हो, 6 महीने तक राज्यसभा बिल को रखे, ठीक है, तो डेडलॉक बन जाता है। डेडलॉक को ब्रेक कैसे करेंगे? अगेन आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग। आपका पेपर में आपको इस साल भी देखने को मिलेगा इस पे क्वेश्चन। ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट समन नहीं करता, याद रखना। कौन करता है? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। इसमें लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है राज्यसभा से, दैट इज ऑलमोस्ट 2:1। ठीक है। इसलिए इसको डिस्करेज भी किया जाता है, क्योंकि भाई ये वोट देने के टाइम पे लोकसभा वाले जीतेंगे ही जीतेंगे। अभी तक 3 बार किया गया है। डाउरी प्रोहिबिशन 1958, बैंकिंग सर्विस कमीशन में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं प्री के लिए। अब है हमारा 368। 368 में कुछ नहीं है। आपके अमेंडमेंट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं। कुछ मत करो इसमें, सीधा उठो, गूगल करो आर्टिकल 368। ठीक है, समझो और नोट्स बना। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेटिफाइड अंडर आर्टिकल दिस, या कैन बी रेटिफाइड विद दिस मेजोरिटी, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो वो इसको समझने के बाद ही सॉल्व किया जा सकता है, पहली चीज। तो व्हाट आई वांट टू से, मैं पढ़ाने को यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैंने ऊपर बता दिया है इसे, बट एक बार खुद से ना ये 368 को खुद से समझो। थोड़ा सा अपना 10 मिनट 30 मिनट लगाओ इस पे, क्योंकि इस ये 368 आपको पेपर में देखने को मिलेगा, एज ए ऑप्शन भी मिल सकता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना पूछे तो एज ए ऑप्शन तो मिलेगा ही। अब हमारे मनी बिल, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप ये लिख लो। मनी बिल इज अ बिल ऑफ लोकसभा। नो ग्रांट ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द लोकसभा। अगेन स्टेट के लेवल पे भी सेम है। कुछ नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता है कि लोकसभा से बिना पूछे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, ठीक है, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। सेकंड है आपका ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, ठीक है, तब कौन निकालेगा? राज्यसभा निकाल सकती है क्या? प्रेसिडेंट निकाल सकता है क्या? नहीं। याद रखना ये स्टेटमेंट आती है कि डिसॉल्व हो गई है तो राज्यसभा निकाल लेगी, नहीं निकाल पाते भाई। पावर है, पावर ऑफ पर्स दी गई है आपकी लोकसभा को। क्यों दी गई है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। देन कम्स योर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, लेजिस्लेटिव असेंबली जब डिसॉल्व होती है तो लोकसभा निकाल सकती है क्या? हाँ, निकाल सकती है, ठीक है। देन फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल कौन होता है? स्पीकर होता है। बिल विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट विद ए प्लान इज फाइनेंस बिल, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आता है हमारा बजट। सी तो ये कंटिन्यू करते हुए हम बजट की बात करते हैं। बजट में भी आपको क्या करना है? अगर आप एचसीएस दे रहे हैं, जो भी है, यूनियन बजट देखना है, इकोनॉमी सर्वे देखना है, ठीक है। और हरियाणा का आता है मार्च में, आ चुका है आज की डेट में, ये देखना है, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो है ये रहे आपके सामने, ठीक है। इतने इतने क्वेश्चन, बस ये मैं आपको बता देता हूँ। रेस्ट नीचे एक्सेस के हिसाब से काम का है नहीं, इवन यूपीएससी के हिसाब से भी काम का नहीं है। दिस इज फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंड, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मेंस में ना बहुत क्रक्स कंक्लूजन देना होता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग वहाँ काम आती है कि किस हिसाब से क्या काम हो रहा है, कहाँ पॉइंटर्स बनाने के लिए काम आता है। तो प्री के लेवल पे सिर्फ आप इतना देखो, बजट नाम का कीवर्ड नहीं है आपके इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। बजट मनी बिल होता है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 112 क्या पढ़ता है? आर्टिकल आर्टिकल 112 कहता है द प्रेसिडेंट शैल गोज लेड डाउन of annual financial statement in both houses. Now listen and understand this. President shall cause laid down. This is why you should sometimes read bear it, right? President causes the laid down. मतलब खुद प्रेसिडेंट नहीं आता। दिस इज द डिफरेंस। आप पढ़ के भी क्वेश्चन गलत करके आते हो। खुद प्रेसिडेंट कभी भी नहीं डालता है, ठीक है। He causes the laid down by whom? बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मीम्स आपने देखे होंगे, मैन के ऊपर काफी मीम्स हैं, ठीक है। बट दैट इज ए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो मीम्स आपने काफी देखे होंगे। तो ये आपका यूपीएससी में आई थिंक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, हु कॉजेज द लेट डाउन समथिंग ऐसे करके कुछ था, ठीक है। अगेन प्रायर रिकमेंडेशन होती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बट पासेज इन बोथ हाउस। इसमें एक चीज और है, 14 डेज का क्लोज, कि राज्यसभा अगर कुछ नहीं बोलता है, राज्यसभा कैन ओनली डिबेट एंड डिस्कस। कुछ सजेस्ट कर भी दे तो उसमें भी लोकसभा की मर्जी है भाई, हम माने या ना माने, ये मैं पहले बता चुका हूँ। रेस्ट देखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, मेंस के टाइम पे मैं बता दूंगा। ये पूरा प्रोसेस है। पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का काम आता है, उधर डिस्कशन होता है। अप टू ये पार्ट राज्यसभा सिर्फ इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कट मोशंस देखिए। अब देखो, स्पीकर साहब ने मिनिस्ट्रीज को बुलाया या डिपार्टमेंट्स को बुलाया, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, डिस्कशन हुआ, सारी चीजें हुई, ठीक है। डिमांड ऑफ ग्रांट्स बनाए गए,
डिमांड ऑफ ग्रांट बनाएगा कि डिमांड ऑफ ग्रांट का क्या भाई, हमें चाहिए 100 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए, ठीक है, 1000 करोड़ अपने आप लगा लेना इसमें, मैं 100-200 नहीं बात करूंगा अभी, 100-200 रुपए हमें चाहिए, ठीक है। अब उसमें कुछ कट लगाए जा सकते हैं, या पूरी पूरी जो पॉलिसी है, ठीक है, वही रिजेक्ट की जा सकती है, या फिर फाइन या पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब इसको थोड़ा सा ना समझो कीवर्ड्स को तोड़ के। कट मोशन कितने हैं? 3 है। पॉलिसी कट मोशन यानी कि पूरी की पूरी पॉलिसी रिजेक्ट करे। इकोनॉमिक कट मोशन, ठीक है, इकोनॉमिक कट मोशन यानी का कुछ सम जो है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया। मान लो 200 रुपए मैंने मांगे थे, 200 की जगह मेरे को 150 दिए, तो इकोनॉमिक कट मोशन घुमाएंगे वो लोग डिमांड ऑफ ग्रांट को लेके, और फिर उसको पास कर देंगे, ठीक है। टोकन कट मोशन में क्या है? फाइन या पेनल्टी लगाएगी। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और डेप्थ में गया तो, इसलिए इतना याद रखो। देखो ये पूछेंगे नहीं आपसे कहीं भी, ये भी नहीं पूछेंगे, फ्री में तो वैसे नहीं पूछेंगे। जिसमें मनी बिल में फाइनेंशियल बिल्स में जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी देख एक बार, इम्पोर्टेंट है तो दोबारा से देख लेते हैं। आर्टिकल 110 में सिर्फ मनी बिल की बात होती है, 117 सब क्लोज 1 में, 117 सब क्लोज 3 में, ठीक है, अपने फाइनेंशियल बिल्स की बात होती है, दैट इज मनी बिल प्लस में अदर मैटर्स, इसमें ओनली अदर मैटर्स, नो मनी बिल इन्वॉल्व, यानी कि 117 सब क्लोज 3 में इसमें कुछ नहीं है। मनी बिल में प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट चाहिए होती है, इसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, इसमें नहीं चाहिए होती। क्यों नहीं चाहिए होती? क्योंकि इसमें मनी बिल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये आपसे लगभग लगभग पूछेंगे ही। इसका मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपसे पूछेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना भाई। टेलीग्राम ग्रुप मैंने अभी आपका बनाया नहीं है, तो कुछ ऐसे टाइम मिलता है मैं बना देता हूँ। वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट का एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, अगर उन्होंने पूछा तो वो सबसे पहले वो पूछते हैं कि मैक्सिमम गैप दो सेशन के बीच में कितना हो सकता है, तो 6 महीने का हो सकता है, ठीक है। सेशन कितने होते हैं? तो सेशन 3 होते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन, ठीक है। कब कब शुरू होते हैं? तो फरवरी में, जुलाई में, नवंबर में शुरू होते हैं। सबसे पहले 4 महीने का होता है, फिर 3 महीने का, फिर 2 महीने। तो इसकी एक जो ट्रिक है, वो बीएमडब्ल्यू फास्ट जाती नहीं। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन फास्ट से एफ से फरवरी, जे से जुलाई, एन से नवंबर, सिर्फ 432 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड पे चलती है, ठीक है। ये याद रख लो, एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अगेन जो ये जो कंटेंट निकला हुआ है, 6 मंथ का गैप मिनिमम हो सकता है, वही सब है यहाँ पे। अब आपका आता है दूसरा जो टूल्स है पार्लियामेंट में, दैट इज योर क्वेश्चन और जीरो ओवर। उसके बाद लंच होता है वहां पे, फिर आफ्टरनून सेशन होता है। वो पूछते क्या है? वो आपसे क्वेश्चन और जीरो ओवर पूछते हैं, ठीक है। तो जीरो ओवर एंड्स ओनली व्हेन प्रेजाइडिंग ऑफिसर अनाउंसेस एजेंडा ऑफ द डे, ठीक है। ये आपसे पेपर में कभी नहीं देखोगे ये स्टेटमेंट भी। इसको मैं एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा, अदरवाइज आप लक्ष्मीकांत में देख लो। हालांकि ना, यहाँ से मतलब क्वेश्चन बहुत कम बनता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज वालों ने हाइप बना रखी है, अदरवाइज बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से बनता है। स्टेटमेंट ही देखने को मिली है यूपीएससी, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत में जितना दिया है उतना उससे हो जाएगा। अब है आपका स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें आपको, ये रहा आपका कंटेंट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है आज तक, ठीक है। स्टार मार्क में, एज द नेम सजेस्ट, स्टार मार्क होता है। ओरली आंसर चाहिए, ठीक है। 14 दिन का जो नोटिस है वो मतलब कि मिल सकता है या दिया जाता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड होते हैं। ग्रीन कलर का पेपर होता है, 20 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अनस्टार्ड आंसर में रिटर्न आंसर चाहिए होता है, 15 दिन के अंदर चाहिए होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, व्हाइट पेपर पे होता है। शॉर्ट नोटिस में ओरल आंसर चाहिए होता है, लेस देन 10 डेज में आपको आंसर देना होता है, और 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड होते हैं, पिंक पेपर पे होता है। ये स्टेट पीसीएस के लिए करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज का डाटा है। ठीक है। अब है क्वेश्चन आवर इज फॉर्मल इन नेचर, दैट इज पूछा है तो जवाब देना पड़ेगा। कैन विथड्रॉ क्वेश्चंस आस्क्ड। अगेन ये टेस्ट सीरीज का डाटा है। ठीक है। सी, ये एक ट्रिक है, SOS, जो एस से है, दैट इज स्टार्स एंड शॉर्ट नोटिस, उसमें ओरल आंसर है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। खैर, इसकी भी ट्रिक की भी जरूरत पेपर में आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपसे एक पूछेंगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड है या नहीं है, दूसरा आपसे पूछते हैं ओरल आंसर, रिटर्न आंसर, तीसरा आपसे पूछते हैं डेज, चौथा आपसे कुछ नहीं पूछते, पेपर भी नहीं पूछते। फिर हमारे आते हैं मोशंस। लक्ष्मीकांत रेफर कर लो इसके लिए। ठीक है, मैं नाम पढ़ देता हूँ। क्लोजर मोशन, रूल 267। ठीक है, adjournment मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन, स्पेशल मेंशन मोशन। सिंपल मोशन, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर, गुलेटिन क्लोजर। सी, स्टेट पीसीएस के लिए नहीं है ये अभी। ठीक। एंटी डिफेक्शन वी हैव डन अर्लियर। देन कम्स लोकसभा, ये हम कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, कैबिनेट कमिटीज लक्ष्मीकांत, और या फिर नेक्स्ट लेक्चर, कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाँ, सो कंटिन्यूइंग द पार्लियामेंट चैप्टर। अब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक कमिटीज, क्वेश्चन इनसे आते हैं। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कैबिनेट कमेटी पे आ सकता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज कि दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इतना सिर्फ समझो इधर। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज ओनली कैबिनेट मिनिस्टर कैन बी कैबिनेट मेंबर। ठीक है। अब जब कोई चीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, समझना ध्यान से, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं, तो इतना रिप फ्रेमवर्क आना तो है नहीं। तो ये कहीं पे लिखा नहीं है। गेम क्या होता है? गेम ये होता है, पीएम साहब की चॉइस है, तो किसको सेलेक्ट करे किसको ना। दिस इज योर पॉइंट, जो आपको याद रखना है, सो दैट के पेपर में आप क्वेश्चन सोल्व करें। अगर पूछेंगे तो पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे। ठीक है। तीसरा आपका पीएम का स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, उससे चौथा कोई स्टेटमेंट इसमें बनता नहीं है, अनटिल अनलेस कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ना हो या कोई केस ना चल रहा हो इसके रिगार्ड। ठीक है, तो वो ये सारी चीज हम करंट अफेयर में भी देख लेंगे बाद में। अब बात आती है पार्लियामेंट कमेटी की, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कमेटी, उसका मैंडेट, ये आप लक्ष्मीकांत से भी कवर कर सकते थे, लेकिन कंपेरेटिव मोड में मैं आपको ये करवा देता हूँ। पार्लियामेंट कमेटी के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक जगह नहीं लिखी हुई, डिफरेंट जगह पे लिखी हुई है। इसका जो ओरिजिन हमें मेन देखा जाता है, या फिर किस तरीके से ये काम करती है, वो आरओपी सीओबी में से मिलता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में से। ठीक है। एक फिर ये टेस्ट सीरीज का पॉइंट आता है कि अटॉर्नी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट मेंबर बन सकते हैं आपके पार्लियामेंट्री कमेटी के, यस और नो, तो बन सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑलवेज देयर। और इसको अगर ये आपको नहीं पता है या एग्जाम में सोचना पड़ जाए इस स्टेटमेंट में, तो कैसे सोचोगे? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता, ठीक है, तो हमने पढ़ लिया होता। रूल्स हैं, और रूल्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अब फाइनेंस रिलेटेड जो हमारी पूछी जाती है मोस्टली,
पैक आपको पेपर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। सबसे पहली बार 1921 में बनाई गई थी। इसका ओरिजिन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये आपका एक स्टेटमेंट पूछते हैं वो लोग। हर साल इलेक्ट होते हैं, एमपीज होते हैं, आपके एमपीज एमएलए होते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, 1 साल का होता है, ठीक है। ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। विच इज सिमिलर अक्रॉस द कमिटीज, कि एक एग्जीक्यूटिव जो पावर रखने वाला बंदा है वो मेंबर नहीं बन सकता। Again, chairman of PAC appointed by speaker from among the members until 1966-67 चेयरमैन जो था, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी से बनता था बाय कन्वेंशन। ये आपका पूछेंगे नहीं पेपर में, फिर भी पढ़ लो, बाय कन्वेंशन, ठीक है। और मोस्टली एक क्या लिखा है ये, until 66-67 सीएम फ्रॉम रूलिंग पार्टी नाउ बाय कन्वेंशन इन, ओके। सी, इधर इन्होंने क्या किया है, 66-67 तक क्या होता था कि जो चेयरमैन है पैक का, वो रूलिंग पार्टी से ही बनाते थे, रूलिंग पार्टी से। उसके बाद अभी क्या किया है कि अपोजिशन पार्टी को भी महत्वता दे दी गई है, तो अपोजिशन पार्टी से बनाते हैं। अब ये इसके पीछे लॉजिक समझ लो, लॉजिक आपका क्वेश्चन ठीक करवा देगा। लॉजिक ये है, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये वर्ड याद रखो, मैं इसमें भी बड़ा काम आने वाला है, ठीक है। अब पैक करती क्या है, जो कैग ऑडिट रिपोर्ट्स देता है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है हमारे प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास स्टेट लेवल पे। ये प्रेसिडेंट लेट डाउन, कोज द लेट डाउन और ले डाउन आपका पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब उसको पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को, ठीक है, एग्जामिन करता है कौन, पीएसी, चेयरमैन बाय स्पीकर, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं एस्टिमेट कमेटी पे। ये भी 1921 में पहली बार बनाई गई थी। देन आपका रिकमेंडेशन ऑफ जोन, ठीक है, 1950 में बनाई गई थी, ना भी याद रखो तो ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ लोकसभा से होते हैं, ये पॉइंट याद रखो इसमें। अगेन सेम पॉइंट्स है बाकी, चेयरमैन बाय स्पीकर इनवेरिएबली फ्रॉम रूलिंग पार्टी, ठीक है। फिर आपका कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 में पहली बार बनाई गई थी, कृष्णा मेनन की रिकमेंडेशन पे। 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। बाकी मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता। पीएससी ओरिएंटेड, चेयरमैन बाय, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका फैक्ट जो मैंने आपको बता दिया। इसके जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक बार अपने लेवल पे कंपेरेटिव एनालिसिस सिर्फ इन पॉइंट्स का कर लेना, कंपेरेटिव एनालिसिस कर लेना। फॉर एग्जांपल कि मिनिस्टर आपका मेंबर नहीं बन सकता, एक ये पॉइंट अक्रॉस द कमिटी से है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, डीआरएससी। इसमें टेस्ट सीरीज पे क्वेश्चन देखने को मिला है, एक स्टेटमेंट यूपीएससी के पेपर में मिली है, सिर्फ एक स्टेटमेंट मिली थी भाई, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसको स्टेट पीसीएस में भी इतना नहीं देखा है, तो ना भी अगर याद रहे तो कोई इशू नहीं है। 1993 में 17 थी, 2004 में फिर 24 हो गई, ठीक है। लोकसभा के पास 16 है, राज्यसभा के पास 8 है। ये आपका लक्ष्मीकांत का डाटा है, ठीक है। 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं, 1 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। रिपोर्ट शुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग ऑफ नेचर बाय कट मोशन, कोई नहीं समझो इसको अभी। मिनिस्टर अगेन कैन नॉट बी मेंबर इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। इट सिक्योर्स एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ठीक है। मेन इसमें पॉइंट है आपका ही, मेंबर्स कितने मेंबर्स। अब आपका इंक्वायरी कमेटी आती है, पिटीशन, प्रिविलेज, एथिक्स। मैंने पेपर में देखी नहीं है, मेंस के लिए तैयार करनी है, ठीक है। जब कोई पिटीशन दिया जाता है, ये पिटीशन एग्जामिन करती है। प्रिविलेज, ये तुम्हारा ये मान लो कि इससे रिलेटेड कोई भी काम होता है या फिर कोई प्रिविलेज के अगेंस्ट जाता है, कंटेम्प्ट करता है, तो वो ये सब देखते हैं। एथिक्स कमेटी अगेन आपका
सेम मिसकंडक्ट एग्जामिन करती है। अगेन आपके मेंबर्स हैं, नॉट रिक्वायर्ड। फिर है आपका कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। ठीक है, सिर्फ नाम देख लो। गवर्नमेंट गवर्नमेंट अश्योरेंस के लिए, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए, पेपर लेड ऑन टेबल उनके लिए, वेलफेयर ऑफ SC ST के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, जॉइंट कमिटी ऑन ये पता नहीं क्या, होल्डिंग OOP और नॉट, पोजिशन पार्टी में। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। मेजर आपका क्वेश्चन आना है पैक से। ठीक है, उसके अलावा DRSC के मेंबर एज स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना है तो ये पूछ सकते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन आपका आना है इन तीनों से। बाकी कमेटी मेंस के लिए तैयार करनी हो तो कर लेना, बाकी प्री के लिए इतने रिक्वायर्ड है नहीं। डे टू डे बिजनेस ये भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है प्री के लिए। कंसल्टेटिव कमेटी नहीं, प्री के लिए नहीं है। पार्लियामेंट्री फोरम चैप्टर पढ़ लो, लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है पूरा। किस लिए होता है? डिस्कशन ऑफ इश्यूज के लिए होता है। ठीक है, फर्स्ट जब हमारा बनाया गया था तो वाटर कंजर्वेशन के इशू से रिलेटेड बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था। ठीक है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट फॉर ऑल फोरम्स कौन होता है? स्पीकर होते हैं। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, एक बार बस मेंबर देख लेते हैं। 31 मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, को प्रेसिडेंट होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं 21 आपके लोकसभा से, राज्यसभा से आपका 10 होता है। ठीक है, ये भी मैंने पेपर में देखा नहीं है, टेस्ट सीरीज में होते हैं ये सब क्वेश्चंस। पार्लियामेंट्री ग्रुप, अगेन पार्लियामेंट्री ग्रुप को समझने के लिए ऐसे समझो, बहुत सारी पार्लियामेंट्स हैं अलग अलग देश की। ठीक है, मान लो P1, P2, P3, P4, P5। सेकंड समझो फोरम का मतलब क्या है। फोरम इज नथिंग, आप रेडिट का एग्जांपल। रेडिट इज अ फोरम वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे लोग अपने व्यूज शेयर करते हैं, एक दूसरे के इश्यूज में सजेशंस देते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है ये वही है, ये पार्लियामेंट्स का रेडिट है, पार्लियामेंट्स का Reddit। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होता है इसका? स्पीकर होता है। इतना याद रखो, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं।
नाउ सी, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, और सी, लेट अस टेक द केस, ठीक है, एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट किसी ने कोई केस, तो जुडिशरी में कौन रिप्रेजेंट करेगा इन्हें, उसके लिए लॉ ऑफिसर्स, ठीक है, इनके लिए अलग से एग्जाम भी होता होगा, आई थिंक, या पता नहीं क्या, उसमें आता है सॉलिसिटर जनरल, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। आर्टिकल 76 में आपका मेंशन नहीं है सॉलिसिटर और अटॉर्नी जनरल दोनों, ठीक है, ओनली ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सॉलिसिटर जनरल का जो ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया, ठीक है, इट इज ए स्टैट्यूटरी पोस्ट, अटॉर्नी जनरल इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी एक बनती है जो कि रिकमेंड करती है नेम्स और एसजी एजी के उसके लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल को एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ड्यूटीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई हैं, ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र ही नहीं है तो ड्यूटीज भी नहीं बताई गई। ड्यूटीज इनकी मेंशन है लॉ ऑफिसर्स कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1987। क्या करते हैं ये लोग, appear in court on behalf of government of India, advise government of India in legal matters, represent government of India in Supreme Court and others, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट आता है टेस्ट सीरीज में कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल डिबार्ड प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा कोई केस नहीं है, ये लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं बट अंडर विद सर्टेन रूल्स, ठीक है, कि कैन नॉट अपीयर एडवाइस इन केस विच आर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड होल्ड ब्रीफ फॉर एनीवन एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि यार तुम लॉ ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट ने तुम्हें अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने तुम्हें अपॉइंट किया है, तो समझने की बात यह है तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट तो केस फाइट नहीं कर सकते, तो ये दो स्टेटमेंट तो रटने की जरूरत नहीं है इधर से। दूसरा क्या आता है कि किसी कंपनी में एज ए लॉ ऑफिसर तुम जा सकते हो क्या, हाँ जा सकते हो विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी अक्यूज्ड को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में तुम डिफेंड कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस। सो टेक्निकली प्राइवेट प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए डिबार्ड एजी और एसजी को नहीं किया गया, ठीक है। एजी हम लोग देख चुके हैं, एडवोकेट जनरल भी हम लोग आई थिंक देख चुके हैं। फिर देखने की चीज है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कभी कभी इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। पार्ट 17 में आर्टिकल 350 बी में ये बनाए हुए हैं, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये पोस्ट बनाई गई थी। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो ये प्रेसिडेंट को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, प्रेसिडेंट फिर आगे पार्लियामेंट में ले डाउन करते हैं वो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रिमूवल, सैलरी अलाउंसेस, ठीक है। इस पॉइंट से आप ये याद रखो क्योंकि ये अमेंडमेंट के द्वारा डाली गई थी ये पोस्ट, ये किसमें आता है, माइनॉरिटी अफेयर्स में आता है, ठीक है। ये आपको देखने की जरूरत है। ये भी देख लेते हैं साथ साथ। आर्टिकल 76 एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165, ठीक है, ये हमारे यूनियन के लेवल पे है, ये हमारे एडवोकेट जनरल साहब हमारे स्टेट के लेवल पे है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इधर गवर्नर अपॉइंट करते हैं। क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एजी एंड क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एडवोकेट जनरल, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस दोनों की नहीं बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिमूवल प्रोसेस भी नहीं बताया गया है, सो वी कैन इंटरप्रेट एक्चुअली कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, काइंडली क्रॉस चेक, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है, हाँ है, ठीक है। तो आपके एजी साहब ने यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ प्लेजर पे हैं, ये आपके गवर्नर प्लेजर पे हैं, तो इनके प्लेजर पे है तो रिम्यूनरेशन कितना कितना मिलेगा इनको, यही डिसाइड करते हैं। अब इनके कॉमन पॉइंट्स हैं, राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन बोथ हाउसेस, जॉइंट सिटिंग एंड कमिटी प्रोसीडिंग्स, ठीक है, लेकिन राइट टू वोट नहीं है, याद रखना राइट टू वोट नहीं है, क्यों नहीं है ये लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया है। और इनको
एक एमपी और एमएलए की जितनी भी इम्यूनिटीज हैं, प्रिविलेज हैं, वो सारे मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन हमारा 79 पे था। पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू योर लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। बाई कैमरलिज्म मैंडेटरी था। इधर सीन क्या है, स्टेट लेवल पे जब हम बात करते हैं, स्टेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बाई कैमरलिज्म हमारा ऑप्शनल है। कहाँ कहाँ पे है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के जो स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे गवर्नर होते हैं प्रेसिडेंट की जगह, विधानसभा होती है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है? लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है और गवर्नर। ठीक है। आर्टिकल 79 की कॉपी हो रही है आर्टिकल 168 में, विद सम एक्सेप्शन, जो कि है हमारा ये ऑप्शनल है बाई कैमरल। ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से आता है। तो आर्टिकल 169 कहता है कि स्टेट कैन क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कैसे? ये एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी। लास्ट वीडियो में हम कवर चुके हैं व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देन रेजोल्यूशन जाता है आपका पार्लियामेंट में, एंड पार्लियामेंट में, काइंडली फोकस हियर, पार्लियामेंट में बाय लॉ अप्रूव और अबोलिश। और पार्लियामेंट में कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। ये आपको याद रखने की चीज है। और ये इस तरीके की जो भी ये लोग एलसी वगैरह बनाएंगे या बनाते हैं, ठीक है, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के अंडर होती है? आर्टिकल 368 आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है। अगेन दूसरा इसको इन्फर कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है एंड दैट मे, दैट इज पार्लियामेंट में बाय लॉ अप्रूव और अबॉलिश। इट मींस के जो रेजोल्यूशन स्टेट्स पास करेंगे, ठीक है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। ठीक है। सो अनदर इन्फरेंस कैन बी, ऐसे ये स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी प्रीलिम्स में। तो legislative council is optional as we have seen and not part of federalism or basic structure doctrine। ठीक है। बल्कि जब दूसरा जो काउंटर पार्ट होता है राज्यसभा, राज्यसभा मैंडेटरी है, पार्ट ऑफ आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। देन कम्स आपका एज वगैरह। तो लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 साल की एज, और उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है 550। ठीक है। ड्यूरेशन हम लोग देख चुके हैं +- 5 डिफरेंट केसेस में। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की जब बात करते हैं तो एज भी सेम है लेकिन स्ट्रेंथ अलग है। स्ट्रेंथ क्या है? 60 to 500, और ड्यूरेशन आपका सेम ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन कहाँ बनेगा? क्वेश्चन बनेगा यहाँ इस डायग्राम से। अब इसमें जब मेंबर्स की बात करते हैं तो 1/3 मेंबर्स जो है, ठीक है, वो इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट इलेक्ट करते हैं। 1/3 आपका लोकल बॉडीज से आते हैं। 1/12 आपका ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, 3 साल वाले, प्लस रेजिडेंस उनका सेम रहता है। ठीक है। 1/12 फिर आपके आते हैं टीचर्स, जो कि रेजिडेंट हैं और आपके सेकेंडरी स्कूल से, यानी कि 12th क्लास वाले हैं या 12th क्लास से ऊपर के हैं। ठीक है। फिर आपका 1/6 आता है कि फिर ये 1/6 आता है आपका आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एटसेट्रा। सेम कैटेगरीज हमारी कहाँ है देखी थी हमने? राज्यसभा में देखी थी, नॉमिनेशन की टाइम। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, पूछते हैं। एक्स ऑफिस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आपका इसी से पूछते हैं। देन स्टेट में जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस की, उसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है ऑफ द स्टेट। कहाँ लेजिस्लेशन, इसका एरिया क्या है? 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है वो। ठीक है। रेजिटरी पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। अब इसमें ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है अंडर, अंडर आर्टिकल 368, तो पार्लियामेंट में ही जा सकता है।
ठीक है, स्टेट में वो नहीं होता, ये याद रखना स्टेटमेंट अगर दे रहे हो तो। अगेन बिल का सेम प्रोसेस रहता है। फिर एक पॉइंट है कि जॉइंट सिटिंग स्टेट्स में होती है या नहीं होती, तो नहीं होती। ठीक है, ये पूरा सेम है। ये भी सेम है जो हमने राज्यसभा में डिस्कस किया था, राज्यसभा को लेके कि सेकंड हाउस है या सेकेंडरी हाउस है। तो एलसी इज सेकेंडरी हाउस, यानी कि इसका होना या ना होना मैटर नहीं करता। ठीक है, राज्यसभा इज सेकंड हाउस। पेपर में ये पूछेंगे नहीं, फिर भी बता रहा हूँ बस। अब है हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। एज वी नो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। ठीक है। ठीक है, ये देखने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा।